So, hello and welcome to one more exciting episode of the Rahul Dongre Show. दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज वुमेन्स डे है, नारी शक्ति दिवस हम लोग कह सकते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं उस कंट्री की, उस देश की, उस समाज की प्रगति, वहाँ की महिलाओं की प्रगति से नापता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमारे साथ में बहुजन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ में है, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से हम बहुजन, हम अम्बेडकराइट, हम बुद्धिस्ट का लोग आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई में, जॉब में, साथ ही साथ बिजनेसेस में भी। एंड इसे इनकी जर्नी को हमें जानने के लिए आज हमारे साथ में 4 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ में हैं। एंड एक एक करके मैं आप लोगों की जर्नी जानना चाहूँगा। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर बनने की जो इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन आप चारों में कहाँ से आई, उसका अगर आप एक शॉर्ट में आंसर बता पाए कि ये मेरा एक इंस्पिरेशन था और इस वजह से मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। सभी को हैप्पी वुमेन्स डे और जय भीम। जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा कि आपका इंस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या था, तो मेरा इंस्पिरेशन मेरे फैमिली से ही आता है, जो है मेरे पापा। मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन थे और उनको देख के और हमेशा से ही मेरा ये एक सपना था कि मैं एक ऐसे पोस्ट पे पहुंचूं जहाँ पे मैं किसी के अंडर काम ना करूं। अच्छा। हाँ, मेरे अंडर मैं किसी को एम्प्लॉय एज एन रखूँ, तो ये मेरा हमेशा से सपना था। और वो सपना मतलब पापा से इंस्पिरेशन मिला और फिर लकीली हस्बैंड भी वैसे ही मिले। तो दोनों साइड से सपोर्ट था, मम्मी पापा के साइड से भी सपोर्ट था और हस्बैंड के साइड से भी सपोर्ट था। तो इन सब लोगों की वजह से, इन्हीं से इंस्पायर होके मैंने डिसाइड किया कि एंटरप्रेन्योर बने, खुद का बॉस बने बिल्कुल, और आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर मैम। अश्विनी मैम, आपका क्या इंस्पिरेशन था? सर, मेरा इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड से स्टार्ट होता है। उनका खुद का ये था कि कुछ बिजनेस करना चाहिए, लेकिन कुछ कारण से वो कर नहीं पाए। तो फिर हमने यानी मेरे से स्टार्ट किया और हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। बहुत सुंदर मैम। अर्चना मैम? मलाही माझ्या हस्बंडकडूनच एक इन्स्पिरेशन मिळालं होतं. आम्ही म्हणजे बिझनेस बॅकग्राऊंडमधूनच बिलॉंग करतो आणि जसं एक हाऊसवाईफ होती मी आधी आणि त्याच्यानंतर मग मी काहीतरी करायचा विचार केला आणि त्याच्यानंतर मग मी ह्या व्यवसायाबद्दल विचार केला. ओके, तर स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी हस्बंडनी खूप सपोर्ट केला. खूप छान मॅम. सर्वांना सप्रेम जय भीम. मी रिंकू पानतावणे. आणि जसं की राहुलनी जसं म्हटलेला आहे, प्रश्न विचारला आहे की इन्स्पिरेशन काय होतं, तर ऑफकोर्स जसं अपेक्षा मॅमने सांगितलं की आणि फादर हे एक मोठे माझं प्रेरणास्थान होतं. आणि आफ्टर मॅरेज माझं प्रेरणास्थान माझी फॅमिली आणि ऑफकोर्स माझे हजबंड, ते खूप मोठे एक सपोर्ट माझ्यासाठी बनलेत आणि आहेत. तर तो प्रेरणास्थान घेऊनच माझं मी स्टार्टअप सुरू केलं. आणि ऑफकोर्स आता म्हणजे ह्या फील्डमध्ये आपण आता काम करतोय, तर एक सपोर्ट जो निरंतर असायला हवा फॅमिलीकडून, तो नवऱ्यासोबत तो फॅमिलीसुद्धा ती देते. आणि माझं फील्ड असंच आहे की इथे वेळेचं बंधन नसतं. डेफिनेटली आता ॲज अ युट्यूबर तू स्वतःला म्हणतोयस, तर तुला पण माहिती आहे की ॲज अ युट्यूबर कसं आपलं लाईफ असतं. आणि मीडियाशी मी बिलॉंग करत असताना माझा पण म्हणजे वेळेचं बंधन नसतं. त्याच्यामुळे कधी रात्रीचे 12-1 वाजतात, वर्किंग शेड्यूल आपलं अजिबातच म्हणजे असं वेळेचं हे नसतं. तर नवऱ्याचं सपोर्ट याच्यात खूप महत्त्वाचं आहे आणि सोबतच फॅमिली खूप महत्त्वाची आहे. तर मला वाटतं हे इन्स्पिरेशन खूप जास्त महत्त्वाचं असायला पाहिजे एका स्त्रीसाठी. आणि ऑफकोर्स आज जागतिक वुमन्स डे आपण सेलिब्रेट करतोय. तर मी जितके पण इथे जे वुमन्स आहेत त्यांना एवढंच सांगणार की प्रेरणास्थान असं ठेवा की ॲटलिस्ट त्याच्यातून आपल्याला पुढे जाण्याची प्रगती आपल्याला तिथून दिसणार. करेक्ट मैम, बहुत ही सुंदर आपने आंसर दिया मैम। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप लोगों ने कहा कि फैमिली का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उसके बाद में हम लोग कुछ शुरू करते हैं। इसमें से तो सबकी अलग अलग कहानी होती है, तो मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि क्रिस्पी और शॉर्ट में अपनी कहानी बता पाए कि कैसे आपने ये शुरू किया। सर, तो मेरी स्टोरी बहुत ही अलग अलग एरिया से आती है। मैं MBA HR और मार्केटिंग हूँ। ओके। तो मैंने MBA के बाद मैंने जॉब्स किए, बट जॉब करते करते वो मज़ा नहीं आ रही थी, बहुत Correct. मोनोटोनस हो रहा था और मुझसे वो एक ही चीज़ साल साल वो करके ही नहीं हो रहा था। फिर लकीली ऐसा हुआ, मेरी शादी के बाद हस्बैंड मेरे लंदन में थे। उन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स किया था और उन्होंने फिर सोचा कि हमें कुछ ऐसा करें जो आर्टिस्ट के लिए इंडिया में
अच्छा हो। ओके तो फिर मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, बी योर ओन बॉस। सो मेरे हस्बैंड के साथ हम दोनों ने मिलके हमारी वेबसाइट शुरू की जिसका नाम है आर्टिस्ट। ओके तो ये एक बेसिकली वेबसाइट है आर्टिस्ट के लिए, विच इज़ ओपन फॉर एवरीवन, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, वो वहाँ पे हम लोग उनकी पेंटिंग सेलिंग, आर्ट वर्क सेलिंग, ये चीज़ें करते हैं। और इनिशियली फिर हम लोगों ने और एक्सप्लोर किया एरिया, तो हम लोग अभी आए हैं मार्केट में इनटू लेज़र कटिंग। ओके हमारे पास हमारी CO2 और CNC दोनों लेज़र कटिंग मशीन्स है। तो ऐसे करते करते मैं जॉब से शिफ्ट हुई बिजनेस में। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, आर्ट से मेरा कुछ लेना देना नहीं था, बट शादी के बाद उसी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ ओके और अभी आगे भी उसी में करने की इच्छा है। बहुत ही शानदार मैम। कई लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो आर्टिस्टिक हो, और हो सकता है किसी को आर्ट में इंटरेस्ट हो, तो डेफिनेटली मैम से आप लोग टच में आ सकते हैं, और मैम और उनके हस्बैंड आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर देंगे इसको लेके। माझी स्टोरी सांगायची म्हटलं तर मी पहिले माझं MSc B.Ed केमिस्ट्रीमध्ये झालं आहे. तर मी टीचिंग फील्डला रिलेटेड होती. 8 ते 10 वर्ष मी टीचिंग केलं. त्याच्यानंतर मला काही ब्रेक घ्यायचा होता, तर मी ब्रेक घेतला. अशाच याच्यात मग एक MCDची ॲडव्हर्टाइज झाली होती पेपरला. तुम्हाला माहिती असेल उद्योग भवन. उद्योग भवनला ट्रेनिंग दिल्या जात असते. आपल्याला त्याच्यातून निवड करता येते की आपण कोणता बिझनेस करायला पाहिजे. तिथे मी ट्रेनिंग केलं आणि मग त्याच्यातून मी उद्योगाची निवड केली. तर माझा पहिला उद्योग होता ब्रिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके मी रेड ब्रिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग करायचो आम्ही आणि मग त्या उद्योगातून मग पुढे काहीतरी अजून करायला पाहिजे, ती आमचं ओन म्हणजे याच्यावर जागेवर होती. मग त्याच्यामधून मी हळूहळू आम्ही MIDC ला जागा परचेस केली आणि तिथे दाल मिल टाकलंय. पारमिता दाल मिल म्हणून आमचं युनिट आहे MIDC ला. तिथे आम्ही ऑर्गॅनिक बेसवर काम करत असतो. बिना पॉलिशची डाळ अवेलेबल करून देत असतो. आणि त्यासोबतच आता नवीन युनिट परत त्याच्या साईडलाच हे केलंय की ग्रेन्सला आम्ही क्लिनिंग करून देत असतो. वाव जे शेतकऱ्यांकडे तूर, चणा, गहू, सोयाबीन हे मार्केटमध्ये विकत असतात ते. तर जेव्हा ते शेतातून काढतात तर ते त्याच्यामध्ये बराच काही कचरा असतो. तर आम्ही त्यांना पूर्ण क्लिनिंग करून देत असतो आणि त्यामुळे त्यांना बाजारात छान भाव मिळत असतो. बरोबर, तर अशा प्रकारचं माझं युनिटचं काम आहे. शानदार मैम, बहुत ही सुंदर। मैम के लिए तालियां प्लीज। मैम अब अगर आप अब रेडी हो तो प्लीज। लग्न झाल्याच्या नंतर मी जॉब करत होती. जवळ-जवळ 3 वर्ष मी जॉब केला. त्याच्यानंतर मग जसं म्हणजे प्रेग्नंट होती. त्याच्यानंतर मग असं झालं की घरातून बाहेर नाही पडू शकत होती आणि अ, आणि जसं बाळ आल्याच्या नंतर पण हे प्रॉब्लेम झाले की जसं त्याला बघायला कोणी नाही आहे आणि ते सोडून मग आपण बाहेर जाण्याचा विचारही नाही करू शकत होतो. तर मग मी जसं घरी म्हणजे असं वाटायचं की काहीतरी केलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मी जस्ट एक क्लास केला होता होम बेकरचा. ओके आणि मग त्याच्यातून जसं मी बेकरीचं मी क्लास केला तर तो फक्त असा होता की घरच्या लेवलपुरता होतं आणि त्याच्यात मग मी हळूहळू माझा इंटरेस्ट वाढत गेला आणि मी त्याच्यात अजून इम्प्रूव्हमेंट केले आणि त्याच्यानंतर मग मी घरून केकचा बिझनेस स्टार्ट केला होता वंडरफुल। आणि जवळजवळ 7 वर्ष मी घरून केकचा बिझनेस केला. तिथे माझे खूप छान कस्टमर्स बनले, रोलिंग कस्टमर्सही होते आणि आता आपला कमर्शियलाइज बिझनेस आपण सुरू केलेला आहे. तर आपलं आवडेबाबू चौकात बेकरी आउटलेट आहे आणि बेकरीचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटही आहे आपलं. वाव तर तिथे आपले बेकरी रिलेटेड सगळेच प्रॉडक्ट बनतात. तर ते चैतन्य नगरला आहे. असं आहे. खूब छान मैम, प्लीज गिव अ क्लैप फॉर मैम। रिंकू मैम, आप तो टीवी इंडस्ट्री में है मैम, तो ये यहाँ तक कैसे क्या है? यहाँ तक कैसे क्या मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी BCom में ग्रेजुएशन करने के बाद में फैशन डिज़ाइनिंग किया। फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा डिग्री दोनों हो गया। उसके बाद में इंटर्नशिप करने के लिए मैं सूरत में गई। सूरत में मैंने 8 मंथ्स वहाँ पे एज अ डिज़ाइनर वहाँ पे काम किया। दालमिया फैक्ट्री में, काफ़ी वेल नोन फैक्ट्री जी। थी सूरत की। उसके बाद फिर शादी का बुलावा आया घर से। सो शादी हो गई 2013 में। ठीक है। उसके बाद बुटीक डालने का मेरा ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग मैंने किया हुआ था।
डिग्री डिप्लोमा दोनों था। मैं INFD स्टूडेंट थी। तो शादी का जैसे फिक्स हुआ, शादी हो गई, 2 साल बाद बच्ची हो गई। आफ्टर दैट घर से एज अ फ्रीलांसिंग मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने किया। एज अ डिज़ाइनर बतौर मैं स्टिचिंग वगैरह करती थी। आई हैव दैट स्टफ, मशीन्स वगैरह। सो उसके बाद लाइक फैमिली मेम्बर जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया कि बोले कि एक चैनल है, आप जाके जस्ट वहाँ पे एज अ एडमिन काम करो, जस्ट ओवरऑल जस्ट ऑब्जर्व करो कि कैसा होता है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने 6 महीने ऐसे ऑब्जर्व किया। सो समवन सेड कि आप एंकर कर सकते हो क्या? ओके। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था तो मैं जस्ट वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए गई थी। ठीक। बट धीरे धीरे वो जैसे उन लोगों के साथ में रहते हुए वो जो एटमॉस्फेयर था वहाँ का, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, कैमरे के सामने तो इजी होगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। बट जब मैंने पहली बार कैमरा मैंने फेस किया तो जो एक रहता है वो मेरे लिए काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। तो धीरे धीरे मैंने खुद को डेवलप किया। मैंने जिद ठान ली थी कि नहीं, मुझे करना है तो अभी इसी में करना है, क्योंकि वो चीज़ मुझसे हो नहीं रही थी। करेक्ट। मैं बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। तो इसमें मेरे फैमिली का सपोर्ट काफ़ी था, मेरे हस्बैंड का था आफ्टर ऑल, क्योंकि वो मुझे काफ़ी इंकरेज करते थे कि नहीं, करना है तो अगर तुम गई हो तो तुमको करना है, तुम गिव अप नहीं कर सकती। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। मैं एंकरिंग करती थी। कुछ शब्द मुझे नहीं आते, जो नए शब्द थे मीडिया से जो रहते थे वो नहीं आते, तो मैं लर्निंग मैंने वो पीरियड काफ़ी इंजॉय किया। धीरे धीरे करते करते 9 साल मेरे बीत गए। इसी के अंडर मैंने जॉब किया। मैंने वेरियस ऐसे प्लेटफॉर्म जो रहते मीडिया के, मैंने वहाँ पे काम किया। लाइक लॉर्ड बुद्धा है, इनबिसियन है, और वेयर V24 काइंड ऑफ जो भी थे वो मैंने किया। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी काफ़ी मुझे लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो मैं खुद का क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा PR अच्छा था और मेरी पकड़ अच्छी थी फील्ड में। आई ऑल्सो टेक इंटरव्यूज, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने वो इनिशिएटिव लिया। ऑफ कोर्स हस्बैंड का सपोर्ट तो था ही मेरे साथ में, फैमिली का भी था, क्योंकि ये जो फील्ड है मुझे घर में रह के काम करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था। Correct. तो ऐसा रहता है कि अभी भी अगर देखने जाओ तो घर, अगर वर्किंग वुमन है वो बाहर से मतलब आती ही काम करके, तो रहता है कि घर में आके काम करना ही है। तो मुझे उतना फेस नहीं करना पड़ा। मतलब मेरे मामले में मुझे मेरे मायके से और ससुराल से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला। उसके बदौलत मैंने अपना जो भी इंडिया न्यूज़ 24 जो है मैंने स्टार्ट किया, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। मैं धीरे धीरे उसमें अपना जो है वो चीज़ें आगे लेके जा रही हूँ। बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो काम रहता है वो मुझे रिपोर्टर्स के साथ में रह के करना है। इंटरव्यूज का पार्ट अलग है, लेकिन फील्ड का वर्क मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, इंजॉयबल लगता है। तो डेफिनेटली मैं वो करना चाहती हूँ, और अभी जो स्टार्टअप किया है तो डेफिनेटली मैं पूरा करूँगी इसको। बिल्कुल मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग सी जर्नी है मैम की। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर आप लोगों की लाइफ की जर्नी एक किताब होती तो उसका शीर्षक क्या होता? मगर आपको मैं बोलूँ कि मैम आपकी ये लाइफ है, आप उसे कोई एक शीर्षक के तौर पे आप अपनी लाइफ को अगर डिफाइन कर पाए। You do try, you get best. वाह। आपका कोई नाम कुछ दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यार ये मेरी किताब होनी चाहिए। खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी, बहुत ही शानदार। क्योंकि हर चीज़ में मतलब स्ट्रगल, मतलब बिजनेस बोलो तो आपको लर्निंग एंड स्ट्रगल वो तो है ही, जी। बट जो एंड लर्निंग रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए खतरों के खिलाड़ी फॉर माय लेक्चर। बहुत बढ़िया। मेहनतीचं फळ. मेहनतीचा फळ। बहुत अच्छा। एक्सीडेंटल एंट्री। एक्सीडेंटल, एक हमने पिक्चर देखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वैसे एक्सीडेंटल एंट्री। एक्सीडेंटल एंट्री, क्योंकि मैं थी क्या, मैंने पढ़ाई क्या की थी और मैं किस इसमें अभी बात में चल पड़ी हूँ, तो मैं खुद को उसी इसमें देखती हूँ कि एक्सीडेंटल एंट्री हो गई है। बराबर। करेक्ट करेक्ट मैम। इसमें एंटरप्रेन्योर बनना बोलने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो जर्नी होती है इसमें आप ही करता धरता होते हो। आप ही को सेल्स, बिजनेस, परचेस सब कुछ आपको देखना होता है। एक समय बाद टीम बिल्ड होती है। तो ये करते टाइम पे आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन या एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि यार इसने मुझे सिखाया लाइफ में, कोई एक ऐसी स्टोरी याद आती है कि यार ये मोमेंट ने मुझे बदला है या इस मोमेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है? तो अगर आपको कुछ भी ऐसा क्लिक हो रहा होगा कि ये शेयर करना चाहिए मुझे मेरी लाइफ के बारे में, तो प्लीज। आई हैव वन पॉइंट। मीडिया फील्ड में ना काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक लोग रहते हैं। जी। तो लड़कियों के लिए जो ये फील्ड है काफ़ी ज़्यादा बोल्डनेस वाली फील्ड होती है। करेक्ट।
सो इसमें ऐसा होता है कि कभी भी आपको कुछ चीजें ऐसी होती है अनएक्सपेक्टेड वो आ जाती है जो आप उसको समझ नहीं पाते हो, वो बराबर। माइंड आपका कभी तैयार नहीं रहता है। तो अगर स्पेशली अगर लड़कियां इस फील्ड में जाना चाहती तो उनको उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने इस फील्ड में एक देखा है कि यहाँ पे लड़कियों के साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादती होती है, क्योंकि यहाँ पे एक मेल वर्जन यहाँ पे रहता ही है ऑफ कोर्स, तो वो दबाने की कोशिश करता है जो आगे जाने देता नहीं है। ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी अच्छा काम कर रही थी, कर रही हूँ, तो बहुत से ऐसे रुकावटें मुझे आई तब, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं आ रही है, लेकिन तब मेरा फेज अलग था। तब मैंने नया स्टार्ट किया था, तो नए लोगों से मुलाकात होती थी, तो अच्छा काम कर रही थी तो वो मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। ऑफकोर्स वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मार्गदर्शन किसी चीज़ का नहीं था। तो लड़कियों के लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप मतलब काम अच्छा करो, और अगर आप सही हो तो आप डट के सामना करो, गलत चीजों को खुद के ऊपर मत लो, बराबर। और तभी के तभी स्टैंड लो आप, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो आपका उस फील्ड में कोई काम नहीं है। सही क्योंकि बात। यहाँ पे वही लड़कियां टिकती है जो बोल्डनेस के साथ काम कर रही हो, बिल्कुल। और जिसमें डेयरिंग है, जो कर सकती है और मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ट्रू। तो वो एक मुझे लगा कि नहीं, लड़कियों के लिए तो ये जगह थोड़ी सी मतलब रिस्की है, बहुत इक्का दुक्का लड़कियां जो है वो यहाँ पे सरवाइव करती है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब उन लड़कियों को भी चांस देना चाहिए। मैं खुद एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अगर स्टार्ट किया है, मैंने एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया, मैंने रिस्क लिया है, मैं करूँगी उसको। तो मैं ऑब्वियस चाहती हूँ कि लड़कियां भी इसके साथ जुड़े, और मैं अपने साथ में अगर मैं किसी स्टाफ को हायर करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मैं जोड़ना चाहूँगी, बिल्कुल। क्योंकि लड़कियों में भी वो स्किल है, वो पावर है, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जो वो यूज़ करती है हर जगह। अगर वो घर चला सकती है, फैमिली को बढ़ा सकती है, तो ऑब्वियस वो बाहर भी कर सकती है। बिल्कुल कर तो ये फील्ड मतलब इतना मतलब अपने को टाइम डिमांड करता है, तो मैं वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कैची लगी कि उस समय लड़कियों के लिए ये जो है वो होना चाहिए, लाइक रिस्पेक्ट हर जगह होना चाहिए, जो मुझे लगा कि मैंने कई जगह पे देखा कि नहीं मिल रहा था। तो बस वो एक पॉइंट था मेरे लिए। बिल्कुल। कोई ऐसा लर्निंग या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहेंगे आपके बिझनेस को करते टाइम जो आपने सीखा? माझा बिझनेस करताना मला जास्त तर लेबर सोबत काम होते. हां. लेबर म्हणजे कोणते, तर जे हमाल असतात बरोबर. ते उचलणारे, दुसरं म्हणजे ट्रक ड्रायव्हर, आणि तिसरं म्हणजे फार्मर. तर फार्मर तर ठीक आहे, पण थोडं हमाल किंवा ट्रक ड्रायव्हर यांची जी मेंटॅलिटी असते ती फार वेगळी असते. करेक्ट. तर याच्यासोबत वावरताना एक आपली पोझिशन जी असते ती म्हणजे स्टँड ठेवावं लागते आपल्याला, की कोणीही पण त्यांच्या प्रतीने आपल्याला त्यांच्याच उत्तर द्यावं लागत असते. कधी कधी चूप राहून आपलं जरी बरोबर असलं तरी चूप राहून काम करून घ्यावं लागत असते. तर ही खूप म्हणजे वेगळं आहे. आता जी मिल सुरू आहे आमचं, तर मिल सुरू असताना काम जे आहे तर हे आमचं म्हणजे असं वर्षभर चालणारं काम नसतं. आता सीझन सुरू असतो, जसा आता याचा असतो, गहूचा सीझन सुरू आहे, तर गहूचा सीझन सुरू आहे तर त्याच टाइमला तेवढं पूर्ण वर्क झालं पाहिजे. करेक्ट. तर जे वर्क आहे ते नाईट पर्यंत चालत असते. मग त्यावेळेस हे जे लोक आहेत तर मग यांचं कसं असते, जे ड्रायव्हर किंवा हमाल यांची काय असते, एक वेळ झाली की ते आपल्या याच्यात येतात. तर मग आपल्याला त्यांच्या समोर कसं वागावं लागते, कसं राहावं लागते, की समोरचा व्यक्ती तो कोणत्याही याला राहो, आपल्या समोर जेव्हा उभा राहतो तर तो आपल्यासोबत रिस्पेक्टने वागतो. करेक्ट. तर हा अनुभव मला आलेला आहे माझ्या ह्याच्यात, की म्हणजे एक लेबर का नाही राहो, समोर स्त्री जरी असली, कारण की मिल म्हटलं तर स्त्री तिथे कुठेच उभी नाही आहे. जनरली तुम्ही थोडंसं हे करा तर तुम्हाला मिलमध्ये स्त्री दिसणार नाही. तर हे लोक म्हणजे कुठेतरी चेंजेस आले आहेत त्यांच्यात असं मला वाटतं. डेफिनेटली. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मी जेव्हा माझा बिझनेस स्टार्ट केला होता तेव्हा सगळं माझ्या हस्बंडनी सपोर्ट केला मला, आणि सगळ्या ठिकाणी मदत तेच करत होते. आणि माझं असं होतं की मला गाडी चालवता येत नव्हती, टू व्हीलर, आणि केकचं काम असं असतं की कुठल्या गोष्टीसाठी कधीही धावपळ करावी लागते. इकडे तिकडे कोणतंही सामान असेल, त्याचे ॲक्सेसरीज असेल, ते घेऊन यायचं असेल, तर कधी वेळेवरही ऑर्डर यायचे, तर मग त्याची तयारी करायची असेल तर मग खूप धावपळ करावी लागायची, आणि मला डिपेंड राहावं लागत होतं. जसं की कोणीतरी पाहिजे सोबत तेव्हा मी बाहेर जाईल आणि मग ते घेऊन येईल. पण मग
मी खूप प्रयत्न करून मग मी आधी गाडी शिकली आणि मग त्याच्यानंतर मग मी सगळ्या गोष्टी मग ते स्वतः करायला सुरू केलं. तर हा एक चॅलेंजिंग होतं माझ्यासाठी. खूप छान. पण त्याचा मला खूप फायदा झाला ॲक्चुअली कारण मग मी म्हणजे त्याच्यानंतर मग मी एकदम स्वतः सगळे कामं करायला लागली, तर अजून माझा कॉन्फिडन्सही वाढत गेला हं. आणि मग त्याच्यानंतर अजून छान वर्क सुरू झालं मग माझं. खूप छान. येस. मेरे लिए मेरे बिजनेस में ऐसा है कि हम लोग क्रिएटिव साइड में है, तो क्रिएटिव साइड में आइडिया जनरेशन, उसका एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। पर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैंने सीखी इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन कि मैं एनी लिमिट क्रॉस करके मैं कर सकती हूँ। ओके. बच्चे हैं मेरे, 2 जी. छोटी बेटियां हैं, जी. उनको संभाल के फैमिली सपोर्ट है, पर जब बिजनेस आता है तो हम लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक भी नॉन स्टॉप काम करते हैं। माय हस्बैंड, मी, मदर इन लॉ सपोर्ट करते हैं, बच्चे संभालते हैं। पर मतलब बिजनेस करते करते मुझे ये समझ में आया कि जो हम लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। करेक्ट. किसी को भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं रहता है। जब तक हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं रहता है। बराबर. जब तक मैं जॉब करती थी तो मेरे मेंटालिटी वही थी 9 to 5, 9 to 7। ट्रू. और जब वो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल आता था तब थोड़ा सा इंसान ना गिव अप कर देता था जॉब में। पर जब खुद का बिजनेस होता है, तब जब वो स्ट्रेस लेवल आता है तो वो एक मोटिवेशन बन जाता है हमारे लिए कि नहीं, हमको निकलना है इसमें से, हमको करना है। ट्रू. सारे अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड और मैंने, इतने स्ट्रेस लेवल्स देख लिए सारे कि हम लोग वो पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं कि अभी ऐसा है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हम लोग पैनिक नहीं होते. हाँ, पैनिक नहीं होते हैं। मतलब वो है कि हाँ, वह निकल जाएगा, ऐसा ऐसा लगता है हमको। तो मुझे भी यही लगता है कि जो भी अभी फ्यूचर लेडीज इंटरेस्टेड है, और अभी की जनरेशन तो काफी स्पार्क है उन लोगों में, तो गर्ल्स को आगे आना ही चाहिए बिजनेस में। Correct. क्योंकि खुद को सीखने का, खुद का कैलिबर ये जज करने का, ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल मैम. ये एक एंटरप्रेन्योरशिप तो आप कर रहे हैं. आप लोग अपनी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों ने देखे. तो इस जर्नी में एक मेल फिगर का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है लाइफ में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बोला, शादी से पहले इट वाज माय डैड, मेरे पापा थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर चीज के। जी. मम्मा ने भी और पापा ने भी। और शादी के बाद मेन रोल जो होता है वो हस्बैंड का। लाइक टचवुड, हम सभी के हस्बैंड यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से बैठे हुए। क्योंकि अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता, उन्होंने इफ माय हस्बैंड वुड नॉट हैव स्टैंडेड बिहाइंड मी, उन्होंने नहीं हेल्प की होती तो हम लोग इतना आगे बढ़ ही नहीं पाते। करेक्ट. क्योंकि किसी भी लेडी को आफ्टर मैरिज थोड़ा सा तो रिस्ट्रिक्शन रहता ही है। आप किसी भी ओपन माइंडेड फैमिली में जाइए, पर अगर हस्बैंड आपके साथ हो तो आप किसी भी लिमिट तक जा सकते। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार. आपका क्या व्यू मैम? आपके लाइफ में मेल फिगर का सपोर्ट कितना रहा है आपको? खूप जास्त. कारण त्यांच्या सपोर्टशिवाय तर मी काही करूच नव्हती शकत. त्यांनी खूप सपोर्ट केला मला. कारण जसं स्टार्ट केलं होतं ना, तेव्हा खूप छोट्या-छोट्या गोष्टी होत्या. तिथून सुरुवात करावी लागली होती. तर त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये हसबंड सोबत होते. तेव्हाच मी पुढे जाऊ शकली आणि आता एक चांगल्या लेव्हलचं आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आपलं सुरू आहे. तर त्याच्यासाठी पूर्ण सपोर्ट त्यांनीच दिलेला आहे. करेक्ट. तुमचं? मी माझ्या सपोर्टरला मी माझा बॅकबोन मध्ये वाव. की त्यांच्यामुळे मी उभी आहे. हा. दुसरे माझी मुलं की जे आता खाली माझा स्टॉल सांभाळतोय. ग्रेट. छोटे छोटे मुलं असून ते मला खूप त्यांची मदत होत असते. ओके. तर मी माझं म्हणजे बिग सपोर्टर माय हसबंड अँड माय डॅड. वाव. माझ्या लाईफमध्ये 3 सपोर्टर आहेत आणि त्यापैकी 2 जे आहेत ते ऑगस्ट माझे वडील, जे आता नाही आहेत, आणि दुसरं माझे हस्बँड, आणि तिसरं एक म्हणजे पुरुषांसारखं काम करते माझी, ऑफकोर्स माझी बहीण. त्या 3 जे आहेत, ह्या 3 लोकांकडे बघून मला खूप जास्त इन्स्पिरेशन मिळालं आहे. वडील माझे जे बिझनेस बॅकग्राऊंडशी बिलॉंग करत होते, खूप स्ट्रगल त्यांनी बघितला. त्यांचा स्ट्रगल मी सुद्धा जवळून बघितलेला आहे. त्यानंतर हस्बँड, त्यांचं पण स्ट्रगल मी बघत आलेले आहे. आणि माझ्या सपोर्टला माझी बहीण देखील आहे, तर ते खूप मोठं एक माझ्यासाठी एक मला बॅकबोन मला असं म्हणावं लागेल. कारण ती मला भरपूर गोष्टी ज्या आहेत छोट्या छोट्या, जे मी हस्बंडला पण कधी सांगू शकत नाही, ती मी तिला विचारते आणि ती त्याच्यात मला सांगते की तुझं काय नेमकं तुला करायचं आहे. करेक्ट.
आणि त्या सपोर्ट व्यतिरिक्त ऑब्व्हियस मी इथे स्टँड करू शकत नाही, कारण की हे 3 व्यक्ती जे आहेत ते डेफिनेटली माझ्यासाठी मेन आहेत. आणि त्याच्यानंतर जर आता हजबंडचा जर आपण विचार केला तर ते तर पावलोपावली सोबत आहेतच. Correct. इव्हन तो ते आता पण आता सोबत आहेत आणि पुढे पण ते राहणार आहेत. पण कसं एक निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दोन्ही याच्यात ते मला चांगलं मार्गदर्शन करतात. तर ते एक मार्गदर्शक म्हणून सुद्धा चांगले आहेत. हजबंड तर चांगले आहेतच, पण मार्गदर्शक म्हणून पण खूप चांगले आहेत. तर मला त्याचा खूप जास्त फायदा होतोय आणि त्यांना माझ्यापेक्षा जास्त माझ्या फील्डचं नॉलेज आहे. त्याच्यामुळे ते मला भरपूर गोष्ट सांगतात क्या की तुला असं करायला पाहिजे आणि तुझ्या फील्डमध्ये तुला काय गरज आहे आणि तुला आता काय नवीन करू शकते तू याच्यात. कारण आता जग बदलत चाललं आहे. मुली प्रत्येक ठिकाणी आहे, प्रत्येक Yes. फील्डमध्ये ते आहे, त्यांचं पाव रुजवत आहेत ते. तर ते नेहमीच मला मार्गदर्शन करतात की तुला काहीतरी नवीन करायला पाहिजे, काहीतरी वेगळं कर. म्हणजे कुठेतरी ज्या मुली आहेत, ज्या महिला आहेत ते अजूनही घरात आहेत. मुली ऑफकोर्स शिक्षण घेतात स्वतःला सक्षम करण्यासाठी आणि ज्या महिला आहेत घरी स्वतःचं घर बघतात त्या सुद्धा सक्षमच आहेत. पण त्या पलीकडे देखील एक जग असतं, तर ते तुला बघायचं आहे. जे सामाजिक जे काही आपले प्रश्न असतात ते तुला दाखवायचे आहेत. तर त्यांचा सपोर्ट खूप जास्त मला आहे. खूब 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 सुंदर मैम। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई एक ऐसे फीमेल व्यक्ति का जीवन जीने का मौका मिले, तो कोई आपको ऐसे दिमाग में आता है कि यार मुझे अगर एक दिन का मौका मिले ना तो मैं इनके जैसे जीना चाहती हूँ? कोई ऐसा रोल मॉडल, कोई ऐसी फीमेल जो आपके दिमाग में आ रही हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र की हो, तो मैं एक आंसर आपसे एक-एक चाहूँगा। डेफिनेटली मेरी मॉम। मॉम, वाओ! उसके बगैर तो मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रगलर है, वो वॉरियर है, वो मतलब मैंने बचपन से देखा है। घर में आने जाने वाले जितने भी मेहमान रहते हैं वो अभी भी स्टिल बिजनेस को वो आगे लेके ही जा रही है, मेरे भाई के साथ में सपोर्ट में है। तो वो ऐसी लेडी नहीं है कि वो बुढ़ापा आ गया है तो घर में बैठेगी या फिर ऐसे चिट चैट करेगी, नहीं। वो कंटिन्यू अपने वर्क में ही डेडिकेटेड है। तो मैं डेफिनेटली उसकी लाइफ जीना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हम 4 बच्चों को रेज किया है जी। और सारी चीजें देखी है। तो मैं उसके जगह पे रह के मैं देखना चाहती हूँ कि उसने उस वक्त क्या सोचा होगा हाँ, और क्या उसने अपने बच्चों के लिए मतलब सपने देखे होंगे। तो बराबर, वो मेरे रोल मॉडल भी है। बिल्कुल। कोई ऐसा सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा नाम याद आता है क्या? क्योंकि माँ तो हम सभी के लिए है ही, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई एक सेलिब्रिटी फेज जो आप चाहते हो कि अगर मैं एक दिन मिल जाए तो मैं इसका जैसा लाइफ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कोई ऐसा कुछ नाम किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? क्लिक नहीं हो रहा है। कोई ऐसा हीरो, हीरोइन या फिर कोई पॉलिटिशियन? हाँ। शो ऑफ के लिए सारे कैमरा पे रहते हैं, उनके खुद का अपना एक लाइफ रहता है, तो मुझे नहीं लगता वो अपना काम कर रहे हैं। वो अर्न कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। Yes. तो मुझे नहीं लगता वो अपने मॅडम हिसाब के से दिमाग में कुछ आ रहा है? नाही नाही, पण मला नेहमी माझा मुलगा म्हणायचा की मम्मी तू अशी राहा तशी राहा, लक्षात आलं? हा, तर मग मी त्याला एक उदाहरण दिलं हा. होतं. मी म्हटलं की स्त्रिया 2 कॅरेक्टर्सच्या असतात, की एक कॅरेक्टर म्हणजे कसं, जसं आता तुम्ही म्हणतात की हिरोईन असं, आणि दुसरं कॅरेक्टर म्हणजे असं म्हटलं की सामाजिक काम करणारे. तर दोन्ही कॅरेक्टर मध्ये फरक असतात. म्हटलं त्या स्त्रियांकडे पैसा तेवढाच असतो भरपूर, पण त्यांची जी राहण्याची पद्धत असते ती त्या पद्धतीने ते राहतात. म्हणून जर एक हिरोईन ती तिच्या फील्डमध्ये साधी राहिली तर ती तिला जमणार नाही. करेक्ट. पण एक सामाजिक स्त्री मेकअप करून समाजात वावरत असेल तर ते पण हे नाही. म्हणून आपण ज्या फील्डमध्ये राहतो त्यानुसार आपण आपलं राहणीमान असायला पाहिजे, बरोबर, असं मला खूप छान. आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? हाँ, मेरा ऐसा था, आपने जब वो पूछा ना किसी सेलिब्रिटी के जैसे रहना है, हाँ। किसी पॉलिटिशियन से जैसे रहना है। अब हम लोगों का सबका एक रोल एक है लाइफ में, पर मेरा ऐसा है कि एक दिन के लिए सही पर एक ग्लैमरस लाइफ जीनी है। हाँ। जैसे हो गया दीपिका हो गई, या आई वोंट मेंशन एनी स्पेसिफिक हीरोइन, पर हाँ उनके जैसे एक दिन के लिए ग्लैमरस लाइफ तो जीनी है। क्या बात है। और वही एक छोटा सा खुद के लिए मेरा सपना है अपने बिजनेस से, एक दिन तो वो ग्लैमरस लाइफ में जी के रहूं। क्या बात है, क्या बात है। गिव अ क्लैप फॉर हर। एब्सोल्युटली। एक और ये बात होती है कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान दुनिया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं रेशियो चेंज होते जा रहा है और हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में तो अब लड़के कहीं दिखते ही नहीं है। एग्जाम जैसे 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो हमेशा लड़कियां ही सबसे आगे होती है और लड़के बेचारे अब पीछे हो गए हैं वो लोग। तो
क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग जब हायरिंग करते हो, आप लोग जब किसी चीज के लिए लेते हो, तो आप लोग भी फीमेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो अपने बिजनेसेस में, या मेल्स को ही ज्यादा प्रेफर करते हो? किस तरीके से आप लोग चुनते हो बेसिकली? मेरे बिजनेस में मेल एंड फीमेल का रेशो हमको हमें दोनों चाहिए रहते हैं। गर्ल्स आती है ज़्यादा आर्टिस्टिक साइड में, ज़्यादा क्रिएटिव साइड में, और हम लोगों को जो मेल्स लगते हैं वो लगते हैं ज़्यादा बिजनेस फील्ड में, फील्ड वर्क करने के लिए। तो मेरे बिजनेस में तो मुझे इक्वली दोनों लगते हैं। ओके। इक्वली मेरे को आर्टिस्ट भी हायर करने पड़ते हैं, और बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरे को आई हैव टू गो सेल्स के लिए भी। लड़कियां भी रहती हैं, पर उस फील्ड में मैं बोलूँ तो हमारे इंडस्ट्री में मेल्स ज़्यादा ज्यादा परफॉर्म करते हैं। ओके तो मुझे तो इक्वल दोनों रेशो लगता है। लगता है। ओके। जसं दोन्हीही आवश्यक आहेत, मेल फिमेल दोन्ही. कारण माझा जो बिझनेस आहे त्याच्यामध्ये जे मॅन्युफॅक्चरिंगचं जे काम आहे ते मेलच करतात. तर त्याच्यासाठी तेच आहेत, आणि पॅकेजिंगसाठी आणि जसं लेबलिंगसाठी जे आहेत त्या फिमेल्स आहेत. तर दोन्ही स्टाफ आहेत माझ्याकडे. ओके. माझ्याकडे पण दोन्ही स्टाफ आहे, मेलचा पण आहे फिमेलचा पण आहे. मेलचं काम वेगळं चालतंय, तर त्याच्यामुळे त्यांची टाइम लिमिट नसते, आणि फिमेलच्या कामला मी टाइम लिमिट ठेवलेली आहे. 9 ते 5:30 पर्यंत त्यांचं वर्क असतं. तर जसं वर्क असतं तसं आपण अलॉट करत असतो कामासाठी. ओके. यस. मेरे काम में दोनों की नीड है, हाँ. फीमेल मेल दोनों की नीड है। फील्ड में अगर है तो मेल को ज़्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि वो फील्ड ही वैसी है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव होके काम करना पड़ता है। और अगर मैं ऑफिस वर्क का बोलूँ तो दोनों चाहिए इसमें। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, बैरियर नहीं है कि मतलब फीमेल ही होना चाहिए। जहाँ पे जो डिमांड होती है ना, वहाँ उसके अकॉर्डिंग ही अपने को कास्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए था कि जब आप जैसे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, फीमेल्स यानी गर्ल्स को जितना ज़्यादा आप लोग हायर करेंगे, ट्रेन करेंगे, समझाएंगे, उतना ज़्यादा जल्दी वो लोग बिजनेसेस को समझेंगे, और आप जैसे रोल मॉडल्स को देख के उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि यार ये कर पा रहे हैं, इनको मैंने देखा है, और उनके पास एक स्टोरी बिल्ड होगी, उनके पास एक रोल मॉडल रहेगा, और उसके तहत फिर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में उतरेंगे और कर पाएंगे ज़्यादा आसानी से। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया, लेकिन इक्वल हमेशा बैलेंस दुनिया में ज़रूरी है। जहाँ मर्द है वहाँ औरतें भी चाहिए, उसी तरीके से बैलेंस चलता है नेचर का। बिजनेस करते टाइम पे कोई एक ऐसा डर आपको लगा कि यार ये सबसे बड़ा डर है बिजनेस का, पैसों के अलावा? पैसे तो हमेशा कम रहेंगे, बिजनेस चालू करने से पहले आपको लगता है कि पैसे नहीं है तो कैसे शुरू होगा। इसके अलावा कुछ ऐसा कि यार स्किल की कमी है, या मेरे पास में मैन पावर नहीं है, या मुझे नॉलेज नहीं है, या मुझे कोई गाइडेंस नहीं है, या मेंटर नहीं है, क्यों स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं? कोई ऐसे डर आप लोगों को आप बताना चाहेंगे जो बिजनेस करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको हमेशा लगता है? का वर्क कर रहा है। ठीक है। मेरे फील्ड में ऐसा है कि डर तो मुझे सिर्फ ऐसा था कि मेरी खबर पहले लगनी चाहिए। ओके। अगर वो नहीं लगी तो ऐसा लगेगा कि नहीं, वो बासी हो गई है। अच्छा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरा जो भी रहेगा टेलीकास्ट करने का, वो फर्स्ट इस पे लगे। तो वो, और जितने जल्दी हो सके फास्टली वो मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। तो वो एक डर थोड़ा सा रहता है। अदरवाइज काम जितने भी स्पीड से करो, अगर टेक्निकल इशू आ जाए तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो काम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। बट फिर एक ही फियर रहता है कि जल्द से जल्द काम हो, तो लोगों तक वो जो भी हम स्टोरी बनाते हैं या फिर न्यूज़ बनाते हैं वो जल्द से जल्द टेलीकास्ट हो। बिल्कुल। ओके। माझ्या ह्याच्यात सांगायचं म्हटलं तर आमचं जे वर्क चालतंय ते सिजनेबल असतं. तर सिजनेबल वर्कमध्ये जो पावसाळा असतो त्यामध्ये जास्त तर काम चालत नाही. तर मग मी एक त्या सीझन आमचा डाऊन सीझन म्हणतात. तर डाऊन सीझन म्हणजे काय, तर एक मंदी. अच्छा. मंदी म्हटलं ते काय आहे की पंपून विहिरीतून पंपनी पाणी खिचत आहे. मंदी सुरू आहे, पूर्ण विहिरीतलं पाणी संपून राहिलेलं आहे. तर संपता संपता काय होत आहे की विहिरीत जे मासे राहतात ते मासे पाणी संपल्यामुळे उडायला लागतात, इकडे तिकडे जायला लागतात, आणि उडायला जसे लागतात तर मग काय होत आहे की ते कुठेतरी जाऊन पडतात आणि इंजोर्ड होतात. म्हणजे आपल्यावर जेव्हा मंदी येते तर आपण चलबिचल होतोय आणि डायव्हर्ट होतो. पण त्याच्यातलेच काही मासे काय असतात की तिथे जिथे थोडासा चिखल असतो त्याला धरून राहतात. त्यात काय करतात ते की
तिथे जे ओलावा राहतो तो ओलावा तिथे त्याच्यात ते मासे जगण्याची प्रयत्न प्रयत्न करतात. का जगण्याचा प्रयत्न करतात? तर आम्ही पण तसंच आहोत. आम्ही पण ते मासे आहोत, की आमच्या त्या विहिरीला काय असते, झरे असतात. हम्म. तर तुम्ही आमचे झरे आहेत. जेव्हा आमची मंदीचा काळ सुरू असतो, तर तुमच्या त्या झऱ्यातून आम्हाला कुठून ना कुठून थोडं ना थोडं पाणी मिळत असते आणि त्या पाण्यातून आम्ही वावरत असतो. हो. तर मला हे उदाहरण आहे की एक आपण जेव्हा आपल्यावर असा काळ येत असतो, तेव्हा आपण चलबिचल न वाहता शांत राहायचं आणि आपले जे आजूबाजूला जे आपले लोक आहेत त्याच्यातून आपल्याला आपण पुढे राहून आपण परत त्या याच्यात सर्व्हाइव्ह करू शकतो. बरोबर. खूप छान मॅम, खूप छान. माझ्या फील्डमध्ये म्हटलं तर सगळ्यात जास्त मार्केटिंगचीच भीती असते, कारण जर मार्केटिंग स्ट्रॉंग नसेल ना तर आपले जे प्रोडक्ट आहेत ते आपण नाही सेल आउट करू शकत. आणि त्याच्यासाठी मला रोजचा फॉलोअप घेणं, रोज जितके आमचे ॲक्च्युली आमचा होलसेलमध्ये माल जातो, जसं सकाळी माल बनवणं चालू होतं, दुपारपर्यंत तो रेडी होत असतो आणि त्याच्यानंतर मग संध्याकाळपर्यंत त्याचं पॅकेजिंग होऊन मग तो शॉप टू शॉप जात असतो. तो होलसेलमध्ये आपण विक्री करतो. तर कस्टमर जितके आपले बनलेले असतात त्यांचा वेळेवर फॉलोअप घेणं, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये राहणं, त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स, त्यांच्या कंप्लेंट्स हे सगळं बघणं खूप गरजेचं असतं. ते तिथे जर आपण कमी पडलो तर मग आपल्या सेलवरती इफेक्ट होतो. ओके. असं. ओके. मुझे डर हमेशा बिजनेस में एक ही चीज़ का रहता है. जब स्टार्ट किया था तब ये डर था कि मैं सब मैनेज कर पाऊंगी क्या. बच्चे छोटे थे मेरे तब, उनको हैंडल करके बिजनेस हो जाता है हेक्टिक कभी कभी, सब मैनेज करना, और इंसान कभी कभी गिव अप भी कर देता है. पर वही मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं मतलब गिव अप ना कर दूँ लाइफ में. सब मैनेज, सो आई कीप माई सेल्फ गोइंग कि नहीं, मुझे नहीं गिव अप करना है. सेकेंडली मुझे हमारे बिजनेस में टेक्निकली साउंड रहना बहुत इम्पोर्टेंट. करेक्ट. टेक्निकली क्योंकि मेरे पास मशीन्स है. अगर मुझे मैं हर बार लेबर पे डिपेंड नहीं कर सकती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती हूँ. अगर मुझे वो मशीन नहीं आएगी जो मुझे अभी भी नहीं आती, Okay. मुझे अभी भी नहीं आती, आई एम स्टिल इन लर्निंग स्टेज, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ. Okay. मेरे हस्बैंड बहुत सिखाते हैं मेरे को, मैं धीरे धीरे करके अपना टाइम लेके सीख रही हूँ. पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये डर निकालने के लिए खुद के बिजनेस को इन एंड आउट जानना बहुत जरूरी है. बहुत. तो ये डर मेरा अभी फिलहाल चल रहा है, उस पर काम कर रही हूँ और होपफुली वो चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. मैम, ये करते टाइम जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो कभी कभी होता है कि एक ऐसा पल आता है कि अब लगता है कि भाई अभी गिव अप कर दूंगा. अभी एक ऐसा कोई मोमेंट लाइफ का कि इस मोमेंट ने हमें तोड़ दिया है और ऐसा लगता है कि इसके आगे रास्ता नहीं दिख रहा है. तो ऐसा कोई मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये एक ऐसा मोमेंट आया था और उसको आपने फिर ओवरकम किया. अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यार ये मोमेंट था जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो अगर आप बता पाए तो दैट विल बी ग्रेट. सर अभी मैं आप सबसे ही फ्रैंकली एक बात कहूँगी कि मेरा ये जो पॉइंट आया था, इट वाज ड्यूरिंग माय सेकंड डिलीवरी. मैं हमेशा से बहुत एम्बिशियस रही हूँ कि मुझे करना है, बिजनेस ही करना है, मुझे वो पोजीशन पे जाना है. पर जब कभी बच्चे हो जाते हैं ना तो हर लेडी के लाइफ में एक स्टॉप आ जाता है, एक पॉज आ जाता है. तो ये मेरे साथ भी हुआ था और फिर मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बीइंग न्यू मदर ना वो बहुत चीज़ें चल रही थी लाइफ में, और उसी टाइम पे कोरोना ने हिट किया. हाँ. तो बिजनेस भी पीछे चला गया, साथ में बेबीज भी था. तो वो तब टाइम था जब आई रियली वांटेड टू गिव अप कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा. पर वही था कि बच्चियां तो मेरी दोनों बड़ी हो गई, उनको देख देख के, और अब वो ऐसा हो गया है कि उनको देख के मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, इनके लिए अभी करना है. इनके लिए, क्योंकि अब मेरी 2 बेटियां हैं तो मुझे एग्जाम्पल उनके लिए बनना है कि नहीं, मम्मा भी ये कर सकती है. बिकॉज मेरी ना बेटी हमेशा बोलती है, मम्मा सब लोग कार चलाते, तू क्यों नहीं चलाती. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके नजरों में एटलीस्ट मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ. भले ही मैं धीरे धीरे करूँ, आई गो स्लोली, पर मैं करूँगी. बराबर. तो वही है कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए हैं जिसने मुझे भी चेंज किया है एज एन पर्सन. मैं पहले बहुत शाय थी, पर जब से मैं बिजनेस करने लगी हूँ, मतलब इतने लोगों के सामने तो मैं खड़ी भी नहीं रह पाती. अब ऐसा हो गया कि इससे डबल लोगों के सामने मैं बोलती हूँ. Yes. और लोग बोलते हैं मुझे कि थोड़ा सा कम बोल लिया कर. तो अब वो डर नहीं रहा अभी मुझ में. हाँ. तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेडीज के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब सबके सामने बोलो, अपना एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं. बिल्कुल.
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई आप शेयर करना चाहेंगे? कोई एक ऐसा पल जो आपको लगा की लाईफ ने अब तोड दिया है और यहाँ से उठ नहीं पाएंगे? सेम आहे माझी. सेकंड डिलिव्हरी जेव्हा झाली त्याच्यानंतर सगळं मॅनेज करून जसं मोठ्याचं एज्युकेशन आहे, त्याचं शाळेचं सगळं करून, लहानाला सांभाळून, बाकी सगळं बघणं खूप कठीण जात होतं. पण त्या पण वेळेस असं झालं की जसं आपण बाकी जसं हसबंड बघत आहेत सगळं आणि मी जेवढं होईल तेवढं फोनवर मॅनेज करत आहे. जरी फिजिकली तिथे नाही राहू शकत आहे आपण, हं, पण जसं फोन थ्रू सगळं मॅनेज करणं, अ, ज्यांचे जे आपले आहेत कस्टमर्स त्यांच्यासोबत फोन थ्रू राहणं, त्यांचं सगळं फॉलोअप घेणं, हे सगळं केलं. पण तरी कुठेतरी असं वाटत होतं की म्हणजे सगळं एकसोबत जेव्हा सांभाळावं लागतं ना, तेव्हा फ्रस्ट्रेशन येतं. फ्रस्ट्रेशन. असं येस, आहे. येस ॲब्सोल्युटली. मला सांगायचं म्हटलं तर आमचा जेव्हा विटाचा बिझनेस होता, हां, तर लेबर जे असतात ते रात्री वर्क करत असतात ते. रात्री विटा बनवतात, मग ते दिवसभरात ते सुखायला सुखायला. लावत असतात. तर ते हे जे असतं युनिट हे आउट ऑफ सिटी असतं. हं, जनरली सिटीमध्ये नसतं, तर आउट ऑफ सिटी असतं. तर ते सिटीमध्ये आउट ऑफ सिटीला असताना आमचं ते एक शेतात होतं. तर शेतात असताना काय झालं एकदा की हे लोक झोपले, तर माणूस जसा अं, हे करतोय झोपल्यावर कराटे घेतोय हां, तसा तो घेत होता. हां. आणि साईड बाय दुसऱ्या लोकांना पण असं वाटत होतं की कोणीतरी अजून कराटे घेत आहे. ओके. तर ते त्यांना वाटलं की वाघाचे कराटे आहेत. तर सगळे जे लेबर्स आहेत ते सगळे घाबरून गेले आणि परत दुसऱ्या दिवशी असंच काहीतरी झालं आणि लेबर्स घाबरायला लागले अच्छा. आणि लेबर्स सगळे पळून गेले. हां. मग की त्यांना वाटलं की इथे वाघ आहे वाह! म्हणून. तर जेव्हा ते पळून गेले तर ते काम तर दुसरं कोणी करत नसतं कारण बरोबर. तर तेव्हा युनिट थोडंसं स्टॉप झालं होतं. त्यावेळेस मग आम्हाला वाटलं की आता इथे कुठेतरी स्टॉप आलाय आपल्या बिझनेसला. ओके. ओके, मैम आपके साथ कोई एक ऐसा पल? वेल मेरे मामले में ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक और बस मुझे मेरे काम से एग्जर्शन काफ़ी ज़्यादा होता था, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता था। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब छोड़ दूँ और हुँ, मैं अभी घर में बैठ जाऊँ और आराम करूँ, अभी मैं बिल्कुल नहीं करती। तो ये मैंने सोच लिया था। बट वो क्या था ना, एक कीड़ा था अंदर कि नहीं मैं एक दिन रेस्ट कर सकती हूँ, बाकी दूसरे दिन तो मुझे याद आ ही जाएगा कि मेरा प्रोफ़ेशन मुझे बुला रहा है। हुँ, तो वो फिर मैं करती थी। लेकिन ये जो फ़ेज़ेज़ थे ना, ये 2-3 बार मेरे साथ हो गए। मैं मतलब इतना वर्कलोड हो जाता था कभी-कभी कि बाकी लोग बोलते थे कि उतना तो नहीं है, तुझे क्यों लग रहा है? लेकिन कभी ऐसा होता था कि मैं अकेली हूँ और सारी चीज़ें मुझे ही देखनी है। मैं फ़ील्ड में भी जाऊँ, मैं स्क्रिप्टिंग भी करूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी इन्वॉल्व थी। तो ऐसा लगता था कि मैं कहीं कम तो नहीं हो रही उसमें या फिर मैं ज़्यादा अच्छे से कोशिश तो नहीं कर पा रही उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। अभी ओके। बस अभी हो गया, अभी मैं गिव अप कर दूँगी। हुँ, तो फिर मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे चीज़ें मेरे साथ 2-3 बार ऐसी हुई है, लेकिन ऐसा है कि इतना जो एकदम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। मुझे आया नहीं अभी। ओके, अभी मैंने स्टार्ट किया है, आई होप कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस फेस नहीं नहीं करूँ करो। क्योंकि मैं काफ़ी प्रॉपर एक मैनेजमेंट के तहत, वो प्लानिंग के तहत मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो ओके, थोड़ी बहुत चीज़ें आएँगी तो डेफ़िनेटली मेरी फैमिली मुझे सँभाल लेंगी क्योंकि अब तक वो मुझे सँभाल रही बिल्कुल, है। तो वो डेफ़िनेटली हो सकता है। करेक्ट। हम लोग ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस पूछना होगा, तो प्लीज़ ये स्टेज ओपन है। सो अभी जैसे स्टार्टिंग फेज में मैंने देखा कि बहुत बहुत कुछ हमने फेस किया। लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली है। हमें लोगों को बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि एक्चुअल में है क्या, लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो स्टार्टिंग फेज ऐसा था कि हमने 15 डेज में ही हार मान ली थी कि यार नहीं हो पा रहा है, कैसे बताएंगे उसको। देन हम अभी गया में वहाँ पे करके आए, एक फंक्शन था काफी, तो वहाँ पे यू वोंट बिलीव कि 1 लाख का सेल हमने सिर्फ 5 डेज में उठाया। सो वो वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा था। देन हम यहाँ पे आए और कभी कभी होता है कि लोगों को हम कॉल कर रहे होते थे, लोगों की नो रिस्पॉन्स, फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं, तब समझ में आता है यार ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। तो मैं वही आपसे बोलती कि कुछ चीजें ना अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो चीजों को कैसे मैनेज करना है फ्यूचर में, क्योंकि आप लोगों के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंसेस है मैंने सुना। सो वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ऑल्दो फैमिलीज भी कभी सपोर्ट में आते हैं कभी नहीं आते हैं,
तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे समझाएं कि एक्चुअल में हम अच्छा कर सकते हैं। सो ये मेरा क्वेश्चन है। कोई पता नहीं सर, मैम आप बोलिए। जो आपने क्लाइंट के बारे में बोला, दैट इज़ अ रियलिटी। हम लोग हमें लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, हमें स्टॉल पे बहुत लोग आए हैं, पर जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना, उसका यूनिकनेस सिर्फ हम ही जानते हैं। वो हमारी एबिलिटी रहती है, हमारा कि हम लोग कस्टमर तक कैसे पहुँचे उससे। पहुँचा भी दे पर फिर नेक्स्ट डे सब भूल जाते हैं। होता है ऐसे, दैट इज़ अ फैक्ट। पर हम लोगों को ना कंटिन्यूटी बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। वो जो कस्टमर जो हम लोग मिस कर देते हैं, जो पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ना, वो पीछे वाले कस्टमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। तो मुझे वही लगता है कि हम लोगों को बिजनेस में कंटिन्यूटी रखना, कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका न्यू बिजनेस है, मैंने भी आपके स्टॉल पे विजिट किया था, उसका यूज़ मुझे भी नहीं पता था। मतलब बैम्बू, वही मैंने आपके स्टॉल पे पूछा था कि टूथब्रश को अगर हम लोग कितने दिन यूज़ करेंगे, मतलब एक लाइफ होती है हर टूथब्रश की। तो वही तो अपने प्रोडक्ट के बारे में आप, आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप कन्वे करते जाइए, तभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। जब अवेयरनेस बढ़ेगा तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। बस। एक रिक्वेस्ट है मेरा कि यहाँ पे ना मराठी में लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है, मैं दिल्ली से हूँ। सो प्लीज सर इसको थोड़ा आप कंसीडर करिएगा। करेक्ट, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। किसी का और क्वेश्चन है कोई? अभी तक के हम लोगों ने ये सुना है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। लेकिन आज जो इन लोगों से जो सुना है, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ भी होता है। बिल्कुल होता है। फॉर श्योर। राहुल जी ने जैसा बताया कि नेचर ने सबको बैलेंस किया है, तो क्वेश्चन सभी से ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स जो है, जो बिलीफ्स हैं, ये किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या आप पुराने रूढ़िवादी परंपराएं जो चल रही हैं, तो इसमें मतलब आप कैसे देखते हैं इसको? जो फैमिली ओरिएंटेड रूल्स, यस, बिजनेस के लिए ये हेल्पफुल है या नहीं है? बिल्कुल। डिपेंड करता है। वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो है, जो भी आप बोल रहे हो, वो डिपेंड करता है कि वो आपके काम में कितना हेल्पफुल करेगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पीछे छूट जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। कभी कभी वो काम में आते हैं, क्योंकि जो रहते हैं बड़े बुजुर्ग जो कह के गए हैं कि मतलब जो जो उन्होंने विचार रखे हैं, वो डेफिनेटली किसी ना किसी वक्त आपको काम में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अगर नए इसमें जनरेशन में पहुंच गए या फिर 21वीं सदी में अगर पहुंच गए हैं, तो वो आपको नया ही आपको ये करेगा। वो डेफिनेटली एज अ एडवांस के तौर पे आपको वो हेल्प करेगा। लेकिन कभी कभी वो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की बात अगर ये कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि वो फील्ड कौन सी है और कहाँ पे वो लागू होता है। ओके। इससे और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको हम लोग एक तरीके से एक अम्बेडकराइट एंटरप्रेन्योर्स का एक फेस देख सकते हैं, बहुजन एंटरप्रेन्योर्स का एक फेस देख सकते हैं। तो जब आप मार्केट में कभी अपना सरनेम बताते हैं, तो कहीं आपको किसी तरीके का कास्टिज्म एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स देखने मिलता है कि आपकी डील नहीं मिल पाई या डील मिस हो गई या चीज़ें बदल गई? अभी तक ऐसा कुछ फेस हुआ है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब ये चीज़ें खत्म हो चुकी है? आप मतलब बी ऑनेस्ट एंड जो भी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि फीमेल्स के लिए कितना ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज एन अम्बेडकराइट एंटरप्रेन्योर आप अभी कैसे मार्केट में देखती है कि एज कम्पेयर टू दी रेगुलर एंटरप्रेन्योर फीमेल्स के कंपेयर में? मैंने मेरे फील्ड में एक दो जगह ऐसा देखा है कि हमारे कास्ट में के जो लोग रहते हैं, वो भी अदर कास्ट के जो रिचुअल्स रहते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम दूसरी जगह जाते हैं या फिर हम उनको बोलते हैं कि जय भीम, तो वो लोग हिचकिचाते हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमको उस चीज़ का एक प्राउड होना चाहिए कि हम जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं, जिस जिस चीज़ से हमें एक पहचान मिली है, तो वो खुल के बोलना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो बराबर। किसी किसी को लगता है कि ये चीज़ पीछे लेके जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एकदम कॉन्फिडेंटली वो चीज़ें बोलनी चाहिए। अगर मैं जाती हूँ अदर कास्ट की इसमें, तो मैं प्राउडली बोलती हूँ जय भीम,
हम्म, तो वो चीजें आपको करनी चाहिए। आगे वाला आपको रिप्लाई बैक करे नहीं करे कोई मैटर ही नहीं करता, आपको बोलना है। बराबर। और अपने जगह पे आपको अपना जो आधार जो आपको मिलता है वो आपको रखने हैं। वो प्रतिमा अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंस्पिरेशनल है तो आपको रखना है, बराबर। क्योंकि वो एक इंस्पिरेशनल के तौर पे हमको अगर रोज दिखेगा तो हमको एक लगेगा कि नहीं हमें काम करता रहना चाहिए, करेक्ट। तो प्रेरणा मिलती है। तो मैंने ऐसे 2-3 जगह जो है जो अपने ही कास्ट के जो लोग रहते हैं, जो बुद्धिस्ट कास्ट के लोग रहते हैं, उनके मैंने यहाँ पे वो अदर जो सिम्बॉल्स रहते हैं तो वो मैंने देखे हैं। तो मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी किया था कि ऐसा क्यों करते हो आप। तो जस्ट सेट कहते कि नेबर्स है, मानते हैं, करते आ रहे हैं पहले से। तो वो पहले की बात अलग थी, आपको तब पता नहीं था। आप किताबें पढ़ो, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और अपना जो कास्टिज्म की बात आपने की है तो वो 2-3 जगह मैंने अनुभव किया है। ओके। तो वो मैंने अनुभव किया, लेकिन मैंने उसके लिए स्टैंड भी लिया। और उसके बाद में फिर मुझे ऐसे मुझे कमेंट कभी सुनने को मिला नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि अपने कास्ट के लोग ना खुद को बहुत कम समझते हैं। जी। वो अगर किसी ने कुछ बोल दिया उनको तो बुरा तो लगता है, लेकिन बोल नहीं पाते, स्टैंड भी नहीं करते। लेकिन अगर बुरा लगता है तो आप स्टैंड लो, आप उसके लिए बात करो, झगड़ा करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो ये आपको डेफिनेटली करना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैम ने आंसर दिया। आपके आप में से किसी ने भी इस तरीके से बिजनेस में कास्टिज्म टाइप का कुछ देखा है या समझ में आता है आपको कि यार डील या जो चीजें हैं और वो पहले सरनेम देख के आगे मिलती है, या कभी आप भी किसी और चीज के लिए जाते हो? तो एनीथिंग इफ यू हैव। नाही असं तर कुठे जाणवलं नाही, पण कोणी विचारतात मॅडम तुमचं सरनेम काय आहे, हा, तर त्यामागे त्यांचा काहीतरी उद्दिष्ट असणारच असणार. सरनेम विचारलं तर. पण आपण जो जय भीम शब्द म्हणतो त्या शब्दातच एनर्जी आहे. आपल्याला तिथून जय भीम हा असा शब्द म्हटलं तर एनर्जीच येऊन जाते. कधी कधी माझे क्लायंट जे मला फोन करतात आणि मॅडम जय भीम म्हणतात, जय भीम पासून सुरुवात करतात. व्हेरी गुड. म्हणजे मला पण असं वाटते मग मी पण कोणत्याही जागी उभी का नाही राहू, मी त्यांना जय भीम म्हणून उत्तर देत असते. खूप छान. कारण की आपली सुरुवातच ती आहे जय भीम. येस, बहुत बढिया. तर आणि जर कोणाला आपल्या त्या जय भीम मधून आपल्या बिझनेसला प्रमोट नाही करायचं आहे किंवा आपल्याला आपल्याशी डील नाही करायची आहे तर तो त्यांचा प्रॉब्लेम झाला. ट्रू. आपण त्यांच्याशी म्हणजे त्यांच्याशी डील नाही झाली तर आपण आपला बिझनेस स्टॉप करणार आहोत काय? आज एक नाही तर दुसरे आहे, दुसरे नाही तर तिसरे आहे. करेक्ट करेक्ट. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया. मला पण असा कधी अनुभव नाही आला की कास्टमुळे कोणती डील आपली कॅन्सल झालेली आहे म्हणून. पण जसं माझे हस्बंड पण सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये असतात आणि ते समता सैनिक दलाचे मेंबर पण आहेत. तर त्याच्यामुळे कसं ना मला कधी लाज नाही वाटत असं जय भीम बोलायला. आणि आपण कुठेही जातो तो भलेही तो कोणीही असेल समोरचा व्यक्ती, पण आपण त्याला फर्स्टली आपण जय भीमच बोलतो. करेक्ट. आणि तिथून मग तो त्यांचा रिप्लाय जो असेल तो असेल. पण मला कधी असं कमीपणा नाही वाटला. आणि सांगायची गोष्ट म्हणजे मी स्वतः म्हणजे इंटरकास्ट मॅरेज केलेलं आहे. मी मराठा कास्टमधून आहे आणि मी बुद्धिस्टमध्ये आलेले आहे. पण आता मी म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की मी प्युअर बुद्धिस्ट आहे. व्हेरी गुड. मुझे भी बिजनेस में अभी कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब हम लोग तो कास्ट हर किसी से हम लोगों का कन्वर्सेशन होता है, डील्स होती है, ऑर्डर्स मिलते हैं। पर कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि सरनेम की वजह से कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। Okay. हाँ, पर्सनली जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे काफ़ी बार ये एक्सपीरियंसेस आए हैं और तब मुझे समझ में नहीं आता था अच्छा. कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मैं इतना मेहनत डाल रही हूँ फिर भी मुझे क्यों इतने कम मार्क्स मिलते हैं। और जो कॉलेज में नहीं आते और जो अदर कास्ट के, फिर मुझे तब पता चला कि कास्टिज्म क्या होता है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था विद कास्टिज्म। बट लकीली अभी तो सोसाइटी में बहुत अवेयरनेस आ गई है एंड हम लोगों का भी खुद का अवेयरनेस इतना बढ़ गया कि हम लोग स्ट्रांगली खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं आया है वो एक्सपीरियंस। इसमें ना एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें सिटी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिस शहर में हम लोग हैं उसमें जो दबदबा है उसके बेसिस पे भी क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मैं सिटी वाइज भी कह सकता हूँ। अगर मैं नागपुर छोड़ के किसी और शहर में काम करता तो डेफिनेटली ये चीज़ का एहसास कराया जाता। ये मैं 100% कह सकता हूँ इस चीज़ को। हमारे साथ एक और क्वेश्चन है शायद। सभी पैनलिस्ट से एक क्वेश्चन है मेरा। सबसे पहले तो सभी को आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जैसे कि आप सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरा सवाल ये है कि आपके बिजनेस में जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजंस आप खुद लेते हैं या आपको किसी मेल मेंबर की या आपके फैमिली मेंबर का वहाँ पे आपको मतलब सपोर्ट लेना पड़ता है या उनसे आप पूछते हो? जैसे कि मैंने एक ऐड देखा था म्यूचुअल फंड की, उसमें ऐसे डिफाइन किया गया था कि मतलब लेडीज लोग बहुत सारी चीजों में एक्टिव है, आगे है, सभी चीजों में आगे है, और जैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी का टॉपिक आया तो लेडीज पीछे 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 होना चालू हुई और पूरे जेंट्स आगे आ गए। तो जो डिसीजन मेकिंग का जो पॉइंट है, तो उसमें आप लोगों की क्या भूमिका होती है, वो मैं सुनना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। सर मेरे तो हस्बैंड ही मेरे बिजनेस में पार्टनर है, तो मुझे ना चाहते हुए भी उनको फाइनेंशियली इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। तो हम दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं। ही इज़ ऑल्सो, उतना ही उनका इम्पोर्टेंस है डिसीजन में फाइनेंशियली बिजनेस के लिए, और मेरा भी उतना ही है। तो मतलब नहीं कभी कुछ समझा तो हम लोग मतलब पता रहना चाहिए, हर लेडी को पता रहना चाहिए, हर टर्म्स पता रहना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ कि क्या है, मतलब कैसे होता है, क्या है, तो हम लोग मिलके डिसीजंस लेते हैं। आमचंही सेमच आहे. कारण खूप साऱ्या गोष्टी अशा असतात की आपल्याला नाही माहिती असतं. तर मिळून डिसिजन घेणं हेच बेस्ट आहे आणि आम्ही तेच करतो. मिळूनच डिसिजन घेत असतो. कारण इन्व्हेस्टमेंट करतानाही बघायचं असतं ना आपल्याला की आपण कुठल्या गोष्टीवरती इन्व्हेस्ट करत आहोत. तर ते विचार करून आणि सजेशन घेऊन केलेलं जास्त बेस्ट आहे. माझ्या बिझनेसचं म्हणायचं तर फायनान्शियल मी जास्त बघत असते आणि ज्या फायनान्शियल गोष्टीमध्ये अडचण आली तर माझे जे सीए लोक आहे माझ्याशी कनेक्टेड, तर त्यांच्यात मी ॲडव्हाइस घेत असते. ते मला प्रॉपर ॲडव्हाइस करतात. त्यानुसार मी आपलं अकाउंटिंग हँडल करत असते. ओके, मैम के केस में तो मैम हैंडल करते सर। सगळ्याच लेडीज आपापल्या घरचं फायनान्शियल बघतात. अकाउंटिंग बघत असतात, त्याच्यामुळे अकाउंटिंग हे बेस्ट लेडीज Less. करू शकतात असं मला वाटते. Absolutely. मेरे घर का तो मेरी वाइफ करती है। वेल मेरे काम में तो नहीं देखती हूँ कितना बजट है क्या है, मैं डिसाइड कर लेती हूँ, लेकिन एक बार हस्बैंड को जरूर पूछती हूँ, दिखा देती हूँ ये मैंने किया है, तो वो मुझे फिर हेल्प करते हैं, कुछ भी मैटर हो तो वो करते हैं। लेकिन फाइनेंशियली डिसीजंस में लेती हूँ कि मुझे इतना लगना है, इतना लगा रही हूँ, बाकी का वो हैंडल कर लेते हैं, फिर मैं वो छोड़ देती हूँ कि आप देखो फिर, अदरवाइज फिर मैं ही सारे जो भी कुछ है वो इन्वेस्टमेंट्स पे मैं देखती हूँ। ओके, पर सर ने जो बोला वो रियलिटी है कि हाँ। लेडीज को ज्यादा नॉलेज होता नहीं है और लेडीज को हर चीज में नॉलेज लेना चाहिए। बराबर। फाइनेंशियली तो हर इसका लेना चाहिए। करेक्ट। मैम इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि सर आपको पूछना है कुछ? आपल्या परिसरातील एखाद्याचा उद्योगात उत्कर्ष होताना पाहून नहीं सर। इंटरेस्ट निर्माण झाला की आपल्या सभोवती जे बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगार दिला पाहिजे या विचारातून झाला हा इंटरेस्टचा उदय कसा एवढं सांगतो. वंडरफुल, थैंक यू। बहुत ही अच्छा ये सवाल है, क्योंकि रूट कहाँ से ये जागा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा जागा कहाँ से है, ये बताइए। वेल मैं खुद ही बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मेरा ड्रीम था ही कि मुझे बिजनेस के इसमें ही करना है। जब मैं कॉलेज डेज में थी तब मैं छोटे मोटे ऐसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किए थे, छोटे मोटे थे लेकिन मैंने सीख ली थी तब, तो मैंने तब से ही सोच लिया था। और ऐसा नहीं कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो 4 ही बच्चों को उन्होंने बोला पापा ने कि नहीं आपको ये करना है, नहीं मुझे करना था, मुझे इंटरेस्ट था, तो मेरा तब से मैंने प्लान किया था और ड्रीम किया था। मैंने मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने जैसे फैशन डिज़ाइन का किया था, तो ऑफकोर्स मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती थी, तो मैंने खुद ही फ्रीलांसिंग मैंने काम किया। मैं एज अ बतौर डिज़ाइनर मैं खुद ही स्टिच करती थी, डिज़ाइनिंग करती थी, प्रोवाइड करती थी। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे बस जॉब करना है, ऐसे नहीं, मैं उस लाइन में मैं आई। तो मतलब आपका बचपन से ही एक वो था कि मुझे बचपन ये से बनना था ही क्योंकि है। मैंने देखा था सराउंडिंग वैसा था, Yes. और सराउंडिंग होने की वजह से वो अपब्रिंगिंग मेरी वैसे डेवलप होती गई, तो डेफिनेटली मेरा बचपन से ही था। मेरा तो कीड़ा बचपन से ही था। जैसे जब मुझे समझा कि बिजनेस क्या होता है, तब से मैंने वो एक सपना ही बना लिया था
कि मैं ऊपर होंगी, मेरे अंडर लोग काम करें। हाँ। बस मेरा वही था, और वो बचपन से था, क्योंकि मेरा फैमिली एनवायरनमेंट भी वैसा था। और मम्मी पापा इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने ऐसे नहीं था कि जब हम लोग छोटे थे तो उस एज में नई लेडीज उतना काम करती थी, पर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे भाई को भी एनकरेज किया, और उसने एट लास्ट जॉब भी किया। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे वो करना है, इसलिए मैंने MBA चूज किया कि कुछ तो विजन मैनेजमेंट का मिले, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था। तो इसीलिए मैंने ये फील्ड भी चूज उसी लिए की, एजुकेशन भी उसी में लिया, और अभी प्रोफेशन भी उसी को बना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ऐड करना लाइक अभी सर ने जैसे कहा कि आपने मतलब सराउंडिंग में देख के आपने इंस्पायर हुआ क्या, तो वैसा नहीं है, बचपन से तो था, लेकिन कैसा खुद को डेवलप करते करते कैसा है ना, नाम अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि काम वैसा रहता है। तो कैसे वो अगर घर से कोई शुरुआत हो तो शुरुआत होनी जरूरी है, तो वो शुरुआत की, तो कैसे धीरे धीरे फिर समाज में चीजें जाती है, नाम होता है, तो अपने को काम अपने आप ही मिल जाता है। क्योंकि मैंने काफी पेशेंसफुली काम किया है, तो जो भी वर्क है वो भी मुझे मिल रही है। Okay. तो वो डेफिनेटली समाज के लिए तो नहीं था, लेकिन मैं समाज के लिए डेफिनेटली वो काम कर रही हूँ। बिल्कुल, थँक यू. बिझनेस म्हटलं तर मी टीचिंग फील्डला होती, पण मी त्याला बिझनेस नाही केलंय. मला मुलांना शिकवायला आवडायचं, मी शिकवत होती. मी कॉलेजला जायची, कॉलेजमधून घरी आली तर मी ट्युशन्स घ्यायची. तर तो एक माझी हॉबी सारखी झाली. पण जे पार्टनर मिळाले त्यांच्या डोक्यात बिझनेस होता. ओके. तर त्यांचा बिझनेसचं जे माइंड होतं ते मी समोर नेत आहे. ओके. एक और लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है मैम, बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसमें भी जेंडर वाइज ही चॉइस किए जाते हैं बिजनेसेस को, कि मेल है तो ये मशीन में जाएंगे और ये मशीन संभालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फीमेल है तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर होम मेकिंग थिंग्स या केक बेकरीज इसमें रहेंगे, इस तरीके से फीमेल्स भी बिजनेसेस को ऐसे ही देखती है? आप लोगों को क्या लगता है जब इस चीज़ की धारणा आती है कि क्यों नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग का सोचती है, क्यों नहीं वो किसी पार्ट में या फिर मशीन डिवीजन को सोचती है? ये टैबू आपको फील होता है इस तरीके से, ये दिमाग में बना हुआ है लोगों के अभी और ये टूट रहा है, ऐसा दिखता है आपको? टूट रहा है डेफिनेटली। इंदिरा नूई जैसी अगर पेप्सी को चला सकती है तो क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो बिजनेस ग्रो कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कर रहे होंगे, नहीं, डेफिनेटली नॉट। अब अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो आज जो पद पे बैठे हैं वो अपने राष्ट्रपति एक महिला ही है, तो अगर देश को अगर आगे ले जाने में अगर सक्षम है, डिसीजंस ले रही है, तो डेफिनेटली बिजनेस भी ग्रो कर सकती है। डेफिनेटली. तो ओके. धारणाएं बदल रही है। माझे जे दोन्ही बिझनेस आहे, जो ब्रिक्सचा बिझनेस होता तो पण एक जेंट्सचाच हे होता. तर जेव्हा केव्हा मला कॉलिंग यायची कस्टमरची, तर माझं नाव अश्विनी, पण मला अश्विन म्हणून अश्विन सर बोलतात काय, अच्छा. असं मला बरेचदा अनुभव आला. मग नंतर मॅडम असं. आता पण मला जेव्हा कॉल येतात बुक ह्याच्यासाठी, तर सर आहेत का, मी कॉल जेव्हा उचलते तेव्हा सर आहेत का असं म्हटलं जाते. मिल सांभाळणं किंवा ब्रिक्सचं हे, तर हा जनरली एक पुरुषचा बिझनेस आहे असं समजल्या जाते. पण जेव्हा मी तिथे त्यांना उभी दिसते, तर तेव्हा त्यांना पण असं थोडंसं वाटते की इथे एक लेडीज उभी आहे. तर हा थोडा बिझनेस वेगळा आहे असं मला तरी वाटत आहे. यस मैम, यस मैम, डेफिनेटली. लास्ट एक क्वेश्चन है. तो आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम. जय भीम. बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को सुन के, आप सबके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने मिला पर्सनली मुझे, क्योंकि अभी हमने जस्ट 1 महीना 6 दिन पहले हमारी बहुत अच्छी ब्रांड लॉन्च की है. तो आपसे जस्ट सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा, कि जब भी हम बिजनेस फील्ड में होते हैं, स्पेशली अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे डेड स्टॉक्स होते हैं. तो वो डेड स्टॉक्स को मैनेज कैसे करना, क्योंकि उन्हें हम अपने पास रख भी नहीं सकते हैं और सस्ते में निकाल देंगे हमारा लॉस होगा. तो यहाँ पे बहुत सारे स्केप्टिकल माइंडसेट होता है. तो ये स्केप्टिकल, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या डिसीजन रहता है एज एन इंडिविजुअल, और आप इनसे कैसे सजेशन लेते हैं और कैसे उन सजेशंस में अपना डिसीजन कैसे आप मेंटेन करते हैं, ये मुझे जानना है. कैसे डिसीजन आप बनाते हैं ये मुझे जानना है. और बाकी थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू मैम, आप आए थे हमारे इस स्टॉल पे. बाकी आप लोग भी आइएगा. बाकी ये आंसर आप जरूर लीजिए. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है थैंक यू मैम. मैम ज्यादा अच्छे से हाँ. बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग. पण जसं आमच्या फील्ड मधला जो डेड स्टॉक आहे ना, त्याचं आपण काहीच नाही करू शकत.
हिंदी प्लीज राहुल जी हाँ सबटाइटल बनाना मैं बता हाँ मैं बोलते जाता हूँ, वो कन्वर्ट करता हूँ मैं। ओके फाइन हाँ नहीं, मेरे फील्ड का जो डेड स्टॉक है उसका हम रीयूज कर ही नहीं सकते, उसको हमको फेंकना ही पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। इनके केस में ये बेकर का प्रोडक्ट है, तो इनका डेप स्टॉक तो रखे तो अगर वो वेस्ट हो जाएगा उनके लिए तो। मैम का राइस मिल का है तो मैम थोड़ा ज्यादा बता पाएंगे। मेरा जो डेट प्रोडक्ट है वो सबसे पहले बेचा जाता है। जैसे हेलो, हाँ बोलिए मैम बोलिए। डेट प्रोडक्ट है वो जो मेरा प्रोडक्ट है ना वो पीछे से यानी सेलिंग होता है, तो डेट प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मुझे तो कभी ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरा डेट प्रोडक्ट है, वो मेरा फर्स्ट लेवल का। अच्छा, दाल के केस में शायद पुरानी दाल जितनी पुरानी उतना ज्यादा जल्दी जाएगी, तो मैम को वो एडवांटेज है, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा निकलेगा। इसलिए मैं उसको डेट प्रोडक्ट बोल ही नहीं सकती। यस हाँ तुमचे डाळीची जी उसळ निघतो मग त्याच्यापासून काय तुम्ही बनवता? आम्ही ते कैटल फील्ड असते, जो कैटल फील्ड जो रहते हैं वो लोग लेके जाते हैं। बहुत हाँ, तो उस साइड में कैसे जो हमारा कनेक्शन फार्मर के साथ रहता है, तो फार्मर के यहाँ पे जो काउज रहते, गोट्स रहते या हेन्स रहते हैं, उनको वो प्रोडक्ट बहुत यानी प्रोटीन युक्त है। करेक्ट। अपन वो लोग यानी छिलका हुआ दाल अपन बोलते हैं कि छिलका हुआ दाल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ही ज्यादा यानी अपनी प्रोटीन बॉडी वाला के लिए प्रोटीन। हाँ। मॅम आपण वास्तविक मॅम काय मॅम मी तुमच्या युनिटला आली होती इनॉग्रेशनला। ग्रेट। माझा क्वेश्चन आहे की जसं आपण कास्टवर आता बोलणं झालं की आपल्याला कास्टमुळे इश्यूज फेस झालेले आहेत किंवा नाही होत, बट माझा क्वेश्चन आहे की आता आपण मी जसं एक प्रॉपर्टी डीलर आहे, हा. म्हणजे एक्झाम्पल प्रॉपर्टी डीलर आहे, मी कोणाला प्रॉपर्टी विकायला सांगतो, तो अदर कास्ट बुद्धिस्ट कास्ट, मला त्याला जैनिक म्हणायचं पण त्याला नमस्कार द्यायचा असेल, पण त्याला मला मला कस्टमर बनवलाय, कारण की कडूबाई खरातांचं एक गाणं आहे, तू खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबांचं नाव आहे, हे बरोबर आहे, पण ती भाकर कमवायसाठी पण आपल्याला कुठे ना कुठे गोष्ट विसरावी लागेल की नाही विसरावी लागेल. म्हणजे मला त्यांना जैनिक घेतलं की माझा कस्टमर बेस थोडा लॉस झाला, तर मी ते बेअर करावं की मी आधी कास्ट करायला, म्हणजे माझा सिंपली की Yes, मी yes. आधी फर्स्ट प्रिफरन्स कशाला द्यावं. फर्स्ट बिझनेस और कास्ट बिझनेसलाच हे द्यायला पाहिजे, कारण की आता समोरचा व्यक्ती जरुरी नाही आहे की जय भीमवालाच असेल म्हणून. जय भीम जय भीमवाला असेल तर प्राऊडली त्यांना जय भीम म्हणा, पण समोरची व्यक्ती जर आपल्याला नमस्कार घेत असेल तर नमस्कार म्हणायला काय हे आहे, प्रॉब्लेम आहे. करेक्ट. नमस्कार पण म्हणायला पाहिजे. सगळ्या गोष्टीचा जर आपण रिस्पेक्ट केला तर ते सुद्धा आपला रिस्पेक्ट करतील. मी एक मध्यम मार्ग सुचवू का? Yes. प्रत्येकाने कोणी रामराम म्हणतो, कोणी जय श्रीकृष्ण म्हणतो. त्याला मध्ये एकच उत्तर द्यायचं, नमस्कार. नमस्कार हा सगळ्यांचाच चालतो. एकदा जय भीम किंवा नमस्कार. तर आपण रामराम नाही म्हणायचं आणि जय कृष्ण ते पण नाही. Correct. हा काढलेला मध्यम मार्ग. बरोबर आहे. माझा एक प्रश्न आहे शेवटचा. तसा उद्योगात स्किलफुल तुमचा हे आहे, त्याच्यात तुमचं सर्व स्किल वापरून उद्योग यशस्वी करता, या उद्योगाच्या शेवटी तुमचं लक्ष्य काय? व्हॉट इज द टार्गेट? आता जितकं मोठं युनिट आपण बनवलेलं आहे आतापर्यंत, त्याच्यापेक्षा अजून किती त्याच्यामध्ये आपण इम्प्रूव्हमेंट करून अजून जसं माझ्याकडे आता 2 ओव्हन झालेले आहेत, तर त्याचे 4 ओव्हन कसे होतील, आणि अजून मी जसं उत्तर नागपूर आणि त्याच्या आजूबाजूचा थोडाफार परिसर कव्हर केलेला आहे, तर मी कसं जास्तीत जास्त माझे जे प्रॉडक्ट आहेत ते अजून नागपूरच्या बाहेरही मी त्याची डिस्ट्रीब्युटरशिप कशी देऊ शकते याचं लक्ष आहे आता माझं, तर तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे. वेल, स्टार्ट करने के बाद में जब चलता रहता है ना, उसको मेंटेन करना भी जरूरी है. हाँ. तो मेंटेन रखना, उसके वक्त में जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो फेस करना पड़ती है. मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई गिव अप कर देता है 1 साल 2 साल 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करते हो डिपेंड करता है. और लक्ष्य जो है, अगर मेरे फील्ड की बात करें तो अगर मैंने विदर्भ का कवर किया है तो मुझे ऑल ओवर महाराष्ट्र कवर करना है. उसके बाद में तो पूरा इंडिया अपने हाथ में ही है, तो मेरा टारगेट वो रहेगा डेफिनेटली. बहुत बढ़िया.
मी माझ्या ह्याच्यात लक्ष म्हणून असं त्या पोझिशनला गेलं पाहिजे किंवा तेवढं फायनान्शियल एवढं माझं टर्न ओव्हर झालं पाहिजे असं मी लक्ष नाही ठेवलंय. माझं लक्ष काय आहे की आज माझ्याकडे जे कस्टमर येऊन राहिले आहेत ते पण उद्या यायला पाहिजे आणि त्यांचं जे काही मी प्रॉडक्ट हे करते ते त्यामध्ये ते सॅटिस्फाय असायला पाहिजे. खूप छान, बहुत हा माझा लक्ष आहे. डेफिनेटली. फॅमिली बिझनेस हे बाय डिफॉल्ट येणारच आहे बिझनेसमध्ये, पण ॲज अन बिझनेस, ॲज अन एंटरप्रेन्युअर माझ्यासाठी मी काही गोल सेट केलेले आहे. बाय डिफॉल्ट माझी फॅमिली आणि बाकी सगळं पूर्ण होईलच, पण माझ्यासाठी एक तो माझा ग्लॅमरस दिवस हा. जो मला करायचा आहे. आणि एक माझ्या फर्स्ट जॉबला माझं सिलेक्शन याच्यासाठी झालं होतं की मी एक उत्तर दिलं होतं की तुम्हाला जॉब कशासाठी हवा है, तो मैं त्यांना हे उत्तर दिलं होतं की मला मैं हिंदी में बोलती हूँ कि मुझे जॉब इसलिए करना है कि मुझे मेरे मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना है. उस चीज़ पे उन्होंने मुझे हायर किया था, तो अभी भी वो चीज़ चल रही है. तो दैट इज माई सेकेंड है कि मम्मी पापा अभी मम्मी तो है नहीं, मेरे पापा, मदर इन लॉ एंड मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड को मैं लेके जाऊँ वर्ल्ड टूर क्या पे. बात. वो मेरा एक अभी ड्रीम है. वेरी गुड. और सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था ना, वो आपने पूछा कि हाँ. मशीन मैन्युफैक्चरिंग Yes, yes. एंड तब मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे एक बहुत बड़ी स्माइल आई थी, क्योंकि हम ऐसा है कि मेरा तो लेना देना ही नहीं है मशीन से, पर ऑर्डर की वजह से हमारी मशीन ब्रेक डाउन हो गई थी और रात को 2-3 बजे तक हम लोग, अभी सुबह भी मशीन हम दोनों ने मिलके ठीक की. तो वही है कि हम लोगों ने वो तो टैबू मैंने तोड़ दिया है कि गर्ल्स भी मशीन हैंडल कर सकते हैं. क्या और हमारी मशीन छोटी नहीं है, काफी बड़ी रहती है लेजर मशीन. तो उसका टेक्निकल समझना और हस्बैंड का दिमाग खाना वो भी एक स्किल होता है, और उसमें से सीखना वो भी एक स्किल होता है. तो वो भी करती हूँ. एक बहुत ही लास्ट और बहुत ही फाइनल क्वेश्चन मेरे को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो देखते हुए याद आ रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अब एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाइए. वो खुद भी एक स्टॉक मार्केट के कंसल्टेंट रहे हैं और सारी चीजें की है. साथ ही साथ एक और उनका कहना था कि पे बैक टू द सोसाइटी. तो पे बैक टू द सोसाइटी को लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है कि आप पे बैक सोसाइटी के लिए कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कर पा रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा? सर डेफिनेटली हम लोग सोसाइटी के लिए तो वो हमारा सबसे पहला हमारा रहता ही है कि करना है. तो जब भी हम लोगों को हमारे बिजनेस के थ्रू कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने लड़कों को हम लोग उठाएं जॉब के लिए. जो है हमारा मतलब हमको हर स्किल के लगते हैं, लेबर्स लगते हैं, मेटल शीट्स उतारने के लिए लोग लगते हैं. तो हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने लोगों को हम लोग जितना एम्प्लॉयमेंट दे सके हमारे बिजनेस के थ्रू, तो हम लोग देने का ट्राई. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. बिलकुल. जसं माझ्या घरी दूधवाल्यापासून किराणावाल्यापर्यंत जितके लोक आहेत ते प्रेफरन्स आमचा हाच असतो की आपलेच लोक असले पाहिजे त्याच्यामध्ये. आपला जो पैसा आहे तो आपल्याच लोकांमध्ये रोल होत राहायला पाहिजे, तेव्हाच आपले लोक पुढे येतील. आणि जसं मॅडमचा बिझनेस आहे दालचा, आणि माझे हस्बंड केटरिंगचा बिझनेस आहे आमचा, तर निलेश बागडे. तर आम्ही डाळ यांच्याकडूनच परचेस करत असतो. Great. तर प्रयत्न हाच असतो की जितका आपला पैसा जात आहे बाहेर तो आपल्याच लोकांमध्ये सोसायटीमध्ये इन्व्हेस्ट रोटेट झाला होतो. पाहिजे. व्हेरी गुड, व्हेरी असं. गुड. थँक्यू. ग्रेट. मॅमनी म्हटलंय तसंच की याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही. जसंच मॅमनी म्हटलं मला तसंच म्हणायचं. थैंक यू. वेल चैनलच्या माध्यमातून हिंदी चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि जो अपने कास्ट के लोगों को जो प्रॉब्लम रहती है छोटी छोटी, वो मैं उसके ज़रिए सामने लाऊं. और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं स्टाफ अगर मुझे हायर करना है तो वो मेरे कास्ट की हो, मेरे समाज से बिलोंग करते हो, जो एक्टिव हो, तो मैं डेफिनेटली वो एक चीज़ करना चाहती हूँ. और हाल फिलहाल मेरे पास में स्टाफ है तो वो मेरे ही कास्ट के हैं, अपने ही कास्ट के हैं. बहुत ही बढ़िया. सो वी आर रीच टू द एंड ऑफ दी राहुल डोंगरे शो एंड बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा नॉलेज हमें आज मिला है. मैं आप लोगों से तो सेम क्वेश्चन कि आप लोगों का सबका वेल सेटल्ड बिजनेस है, तो अगर स्टार्टिंग की फेज में जब जो भी फेलियर्स या फिर लॉस तो उसका इमोशनल सेटबैक कैसे हैंडल करना चाहिए? एक टाइम रहता है मैम बिजनेस में
जो यानी मैंने बताया था जब भी मंथली मैंने कहा था जी, वो जी। एग्जाम्पल मैंने दिया था, वही मैं फॉलो करती हूँ कि टाइम रहता है कुछ कुछ इसका, अपने को कहाँ पे प्रॉफिट मिलता है कहाँ पे लॉस होता है, तो उस समय थोड़ा शांत रह के वो टाइम पास होने दीजिए। जैसे ही टाइम पास हो जाता है फिर अपन अपने इसमें फिर से आ जाते हैं, और कभी कभी कैसे हड़बड़ाते हैं अपन और डिसीजन गलत हो जाता है, और फिर अपना जो कुछ बिजनेस में उसका अपने को ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, शांत रह के काम करना चाहिए, और टाइम रहता है एक, मैं तो टाइम को यानी महत्व देती हूँ। इसमें बहुत एक अच्छी चीज़ है कि बुधा की टीचिंग्स बहुत काम आती है जब इस तरीके की सिचुएशंस आती है, तो अगर हम थोड़ा भी बुद्धिज्म को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हड़बड़ाहट को तो डेफिनेटली हम लोग होल्ड कर सकते हैं। जब ऐसा फेज आता है तो आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी 10 दिन का किया हुआ है और करते रहते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज इस चीज़ बारे में, और मुझे बोलते भी है क्योंकि मुझे नज़दीक से देखा है कि मैं किस तरह से मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ कभी कभी। तो मुझे बोलते हैं कि तुम करो, तुम मेडिटेशन करो, तुमको अच्छा लगेगा, तुम जाओ कैंप पे 10 दिन का करो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली घर में अगर बुद्धा की अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ो, सूत्र पढ़ो, परित्राण पाठ रखो, मेडिटेशन करो, तो जो काफ़ी आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है या फिर आपको जो लग रहा है कि नहीं दिमागी तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुझे वो दर्द दे रहे हैं या फिर मैं नहीं उबर पा रही हूँ, तो वो एक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। एब्सोल्युटली। सो हम लोग तो ब्लेस्ड है कि हम लोग शांति और क्रांति दोनों के प्रतीक है, तो हमारे पास ऐसे दोनों आइडल हैं जो हमें हर एक चीज़ का नॉलेज देते हैं, तो हमें तीसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के साथ मैं इसे यहाँ क्लोज करना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ आए, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड वी हैव अ ग्रुप फोटो विद ऑल, एंड इसे हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू।